गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन पढ़ रहे थे यूटीआई और अपन ने यूटीआई के अंदर पढ़ लिया था लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आज अपन पढ़ेंगे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर जो डिजीज़ आएगी वो है पाइलोनेफ्राइटिस। तो पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, इसके टाइप्स, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड इसका मैनेजमेंट। तो देखिएगा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड पेरेन्काइमा कोज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक इकोलाई। इकोलाई या कोई भी अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से रीनल पेल्विस एंड उसकी पेरेन्काइमा के अंदर इन्फ्लामेशन आता है तो उसको बोलते हैं अपन पाइलोनेफ्राइटिस। अब देखिएगा इसकी ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर। इसकी जो ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर है इसको अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्राइमरी रिस्क फैक्टर एंड सेकंड है सेकेंडरी रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्राइमरी रिस्क फैक्टर। ड्यू टू रिड्यूस होस्ट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कैलकुलाई, मैलिग्नेंसी, ट्रॉमा, हाइड्रोनेफ्रोसिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहे हैं होस्ट रेजिस्टेंस और उसके कारण होस्ट रेजिस्टेंस कौन कौन सी कंडीशन में रिड्यूस हो सकते हैं। तो इन केस ऑफ कैलकुलाई वहाँ पर स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है, या मैलिग्नेंसी वहाँ पर कोई भी ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रखा है, या ट्रॉमा हुआ है, या हाइड्रोनेफ्रोसिस वहाँ पर वाटर का कलेक्शन हो गया है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ये प्राइमरी रिस्क फैक्टर है। अब है सेकेंडरी रिस्क फैक्टर। ड्यू टू लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है। एंड वेसिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स, और वेसिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स की वजह से भी पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। अब देखिएगा इसके टाइप्स। इसके टाइप्स को भी अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो है फर्स्ट एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस एंड सेकंड है क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। इट अकर व्हेन यूरिथ्रा इज कंटामिनेटेड। ये कब अकर होगा, जब यूरिथ्रा कंटामिनेटेड होगा विथ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड होगा लाइक आफ्टर। और ये बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड कब हो सकता है, तो लाइक आफ्टर इंसर्जन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है और बैक्टीरिया एंटर हुआ है, या कैथेटराइजेशन, वहाँ पर कैथेटराइजेशन डला है उसकी वजह से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की एंट्री हो गई है। तो ये तो हुआ अपने एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। अब है सेकंड क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस कैसे अकर होता है, तो देखिएगा इट अकर आफ्टर द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से, और एनी क्रॉनिक डिसऑर्डर, या कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर होने की वजह से। इट मे अकर ड्यू टू रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। ये हो सकता है रिकरेंट अटैक हुआ हो किसका, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। पेशेंट को पहले एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हुआ हो और फिर दोबारा हो गया हो तो ये क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा इसकी पैथोफिजियोलॉजी। लिखा हुआ है पाइलोनेफ्राइटिस अकर व्हेन द बैक्टीरिया एंटर इनटू द रीनल पेल्विस। जो पाइलोनेफ्राइटिस है वो कैसे अकर होगा, जब बैक्टीरिया एंटर होगा कहाँ पर, रीनल पेल्विस के अंदर। अब रीनल पेल्विस के अंदर बैक्टीरिया एंटर हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जब भी होता है तो WBC काउंट इंक्रीज हो जाता है, एंड WBC काउंट इंक्रीज। अब WBC काउंट इंक्रीज हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, ओडिमा, स्वेलिंग ऑफ इन्वॉल्व टिश्यू। वहाँ के जो भी टिश्यू हैं उनके अंदर क्या होगा, स्वेलिंग या ओडिमा देखने को मिलेगा। अब ओडिमा और स्वेलिंग की वजह से वहाँ पर क्या होगा, स्कार टिश्यू एंड फाइब्रोसिस डेवलप। वहाँ पर स्कार का फॉर्मेशन होगा उन टिश्यू में एंड फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएंगे। उसकी वजह से कैलेक्स बिकम ब्लंट ड्यू टू स्कारिंग। स्कारिंग की वजह से कैलेक्स ब्लंट देखने को मिलेगी। मोर स्कार टिश्यू डेवलप इफ़ इन्फेक्शन रीअकर। यदि इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया गया है और इन्फेक्शन रीअकर बार बार हो रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पर मोर स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा, ज़्यादा स्कार देखने को मिलेंगे। उसकी वजह से फाइब्रोसिस भी होगा एंड अल्टर्ड ट्यूबुलर रेस्पॉन्स, रीअब्जॉर्वेशन एंड स्कारिंग। वहाँ पर क्या होगा, जो PCT है, DCT है, लूप ऑफ हेनले हैं, वहाँ पर रीअब्जॉर्वेशन होता है तो रीअब्जॉर्वेशन की प्रोसेस अल्टर्ड हो जाएगी। और जब रीअब्जॉर्वेशन की प्रोसेस अल्टर्ड होगी तो इसकी वजह से रीनल फंक्शन भी डिक्रीज होंगे। क्यों, क्योंकि रीअब्जॉर्वेशन नहीं होगा
तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और मेनली जो फंक्शन है किडनी का वो है यूरिन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर रीनल किडनी के फंक्शन आपको डिक्रीज देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो इसको भी अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस एंड क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो देखिएगा किडनी एनलार्ज, पेशेंट की किडनी एनलार्ज देखने को मिलेगी, बड़ी हुई देखने को मिलेगी। एक्यूमुलेशन ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, वहाँ पर जो ल्यूकोसाइट हैं उनके काउंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वो एक्यूमुलेट हो जाएगी वहाँ पर। और एक्यूमुलेट क्यों हो रही है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से। डिसयूरिया देखने को मिलेगा, डिफ़िकल्टी होगी उसको यूरिन पास आउट करने में। हाई फीवर एंड चिल, उसको फीवर, हाई फीवर देखने को मिलेगा, और साथ के साथ सिवरिंग होगी। नोज़िया, वॉमिटिंग रहेगी पेशेंट को, हेडक होगी, फ्लैंक पेन होगा, मस्कुलर पेन होगा और फैटिग होगा। अब सेकंड है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। तो सेकंड क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिएगा देयर इज़ नो पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम, यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ क्रोनिक बट प्राइमरी सिम्टम इट सेल्फ बिकम कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी आपको न्यू साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, बट जो भी प्राइमरी साइन एंड सिम्टम होंगे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा इसके लिए अपन क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे। तो फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा पेशेंट का, यूरिन कल्चर किया जाएगा, ब्लड कल्चर करेंगे, एक्सरे किया जाएगा, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड पाइलोग्राफी की जाएगी। अब देखिएगा इसका मैनेजमेंट, तो मेडिकल सबसे पहला आएगा मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, यूरिनरी एनाल्जेसिक पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वहाँ पर पेन हो रहा है तो पेन कम हो जाए। यूरिनरी एंटीसेप्टिक देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे एंड एंटीपायरेटिक ड्रग दी जाएगी। अब देखिएगा इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्स क्या करेगी, तो फर्स्ट देखिएगा एनकरेज द पेशेंट, पेशेंट को एनकरेज किया जाएगा टू टेक वार्म सिस्ड बाथ, कि वो सिस्ड बाथ ले फॉर कंफर्ट, कंफर्ट के लिए। इफ़ बर्निंग यूरिथ्रल प्रेजेंट, यदि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है यूरिथ्रा के अंदर। सेकंड है मेंटेन हाई फ्लूइड इंटेक ड्यूरिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो रखा है तो अपन को हाई फ्लूइड मेंटेन करना है। टीच द पेशेंट हेल्थ प्रमोट एक्टिविटी टू डिक्रीज चांस ऑफ रीअकरेंस, आपको टीच करना है पेशेंट को और कि वो प्रमोट करे अपनी एक्टिविटी, उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे रीअकरेंस होने के, डिजीज़ के रीअकरेंस होने के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे। एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ पेरिनियल हाइजीन टू फीमेल पेशेंट, फीमेल पेशेंट को आपको इम्पोर्टेंस बताने हैं पेरिनियल हाइजीन के। वाइप द एरिया ऑफ पेरिनियम केयरफुल्ली फ्रॉम फ्रंट टू बैक आफ्टर यूरिनेशन और डेफिकेशन, यहाँ पर क्या टीच करना है आपको कि वो अच्छे से वाइप करे, पेरिनियम केयर करे फुल तरीके से, फ्रॉम फ्रंट टू बैक आफ्टर यूरिनेशन और डेफिकेशन। अब देखिएगा नेक्स्ट है एनकरेज टू यूरिनेशन आफ्टर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स करने के बाद अच्छे से वो यूरिन को पास आउट करे, ऐसा आपको पेशेंट को एनकरेज करना है। टीच द पेशेंट अबाउट इम्पोर्टेंस बताने हैं किसके, फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक के, कि एंटीबायोटिक के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, वो एंटीबायोटिक अच्छे से ले। एंड लास्ट है मॉनिटर द टेम्परेचर इन एवरी हावर्स फॉर एनी साइन सिम्टम ऑफ फीवर, अगर आपको फीवर के साइन एंड सिम्टम दिखते हैं तो एवरी हावर आपको क्या करना है, टेम्परेचर मॉनिटर करना है। तो ये हुए नर्सिंग मैनेजमेंट, और जो अपनी डिजीज़ है पाइलोनेफ्राइटिस ये हुई कंप्लीट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।